बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो फाइनली चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके हम आ चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, दो ध्रुवीयता का। देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। इस वीडियो में इस चैप्टर में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान संकट के बारे में है, ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में है, CIS के बारे में है, अरब क्रांति है। इन सभी न्यू टॉपिक्स से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप दो काम कीजिएगा, एक तो यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं उन्हें चेक करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्लास 12 से संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उन सभी को आप चेक कर लेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सैंपल पेपर, हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है आज का, प्रथम खाड़ी युद्ध। ये था क्या, इस दौरान क्या हुआ था, क्या प्रक्रिया थी पूरी की पूरी, और इस युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं। तो इस युद्ध की, ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, इसकी शुरुआत होती है अगस्त 90 से। क्या होता है भाई इस टाइम पे, तो इराक के द्वारा कुवैत पर हमला किया जाता है और वो कुवैत के कुछ क्षेत्रों पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है। तो इराक जो है ये कुवैत पे हमला कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो यूएनओ के द्वारा इराक को समझाया गया कि आप इससे अपनी सेना हटा लो, इसे मुक्त कर दो, लेकिन इराक नहीं माना। तो जब से यूएनओ बना 1945 से, और ये वर्तमान यानी कि जब हम बात करें 1990 की, तब तक उसने अभी तक अपना कोई ऐसा फैसला नहीं लिया था जिसमें उसने कहा था कि बल प्रयोग कर सकते हो आप किसी देश के खिलाफ। तो ये यूएनओ का एक नाटकीय फैसला था, जिसमें यूएनओ ने कहा कि हम इराक पे बल प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था बनी बल प्रयोग की, यूएनओ के नाटकीय फैसले की, इसको अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ठीक है, और इसी संदर्भ में इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि यूएनओ के द्वारा ये जो बल प्रयोग की बात की गई है, और ये जो इराक के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा आने दो सेना को, हम भी देखते हैं भाई कितनी बड़ी सेना है। और इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो युद्ध, जो जंग अब होने वाली है, ये 100 जंगों की एक जंग होगी, अर्थात जो 100 जंगे अन्य देश लड़ते हैं, हमारी ये एक जंग 100 जंग के बराबर होगी, एक युद्ध हमारा ये 100 युद्धों के बराबर होगा। ऐसा किसका कहना था, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का। लेकिन जैसे ही अमेरिका के साथ में अन्य देशों ने आक्रमण किया इसके ऊपर, तो इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, अब देखो कितने देशों ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो बेसिकली 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, जिसमें लगभग 6,60,000 सैनिक थे। ठीक है, 60,000 सैनिक थे जिन्होंने इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और ये जो 6,60,000 सैनिक आपने देखे हैं, ठीक है, ये 6,60,000 सैनिक, इसमें से हम ये कह सकते हैं तकरीबन 5 लाख जो सैनिक थे वो किसके थे, वो थे भैया पूरे के पूरे अमेरिका के 75%। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन हम कह सकते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, जो आक्रमण किया गया था इराक पर, ये एक तरीके से अमेरिका का भी आक्रमण रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि 75% सेना केवल इसी की है, जबकि देश कितने हैं टोटल, 34 है, याद रखने चीज। उसके बाद ये जो सैन्य अभियान हुआ था, इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ। याद रखेंगे, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ। ठीक है, अब ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ है, हालांकि ये जो पॉइंट है आप इसके परिणाम में लिख सकते हो कि इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। एक हद तक ये एक अमेरिकी सैन्य अभियान भी था। क्यों? क्योंकि इसमें 75% सैनिक कौन से थे, अमेरिका के थे। ठीक है, तो युद्ध के नाम प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और सैन्य अभियान। ठीक है, अब देखो इस युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं। तो परिणाम स्वरूप सबसे पहला तो ये होता है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप इसमें होता है, क्योंकि एक तरीके से ये अमेरिका जो सैन्य अभियान है वो भी था, क्योंकि 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। दूसरा, अमेरिका के द्वारा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया, इसीलिए इसे एक कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई। तो अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो हम इसमें इसके नाम भी लिख देंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, सैन्य अभियान था अमेरिकी, साथ ही साथ स्मार्ट बमों का उपयोग, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा। अब देखो जब भी कोई युद्ध होता है तो सिंपल सी बात होती है, युद्ध में दोनों तरफ की हजारों की संख्या में सैनिक मारे जाते हैं, आम जनता भी मारी जाती है। तो वो चीज यहाँ पे भी हुई, अमेरिका और इराकी सैनिक हजारों की संख्या में मारे गए और आम जनता भी मारी गई। यह किसी भी युद्ध के परिणाम में आ जाएगा। चौथा, जनता ने जब इसका सरकार का विरोध किया और यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन था, क्योंकि उनके बहुत सारे जो मौलिक अधिकार है वो भी छीन लिए गए, मानवाधिकार वो भी खत्म हो रहे थे।
तो इस संबंध में यूएन ने अपना नाटकीय फैसला सुनाया था, वो तो अभी हमने देख ही लिया है। उसके बाद ये जो युद्ध था इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था, जैसे अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो यूक्रेन है, ठीक है, और जो रसिया है, इसका वर्तमान में लाइव डेमो के साथ में इस वॉर को समझा दिखाया जाता है। तो ऐसे ही उस समय इराक और ये जो अमेरिका का वॉर है, यानी इराक और यूएनओ की सेना का जो 34 देशों की सेना थी, इसको मिलकर जो ये वॉर लड़ा जा रहा था, इसे भी लाइव प्रसारण के तहत दिखाया गया, इसलिए इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा फायदा, इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ, क्योंकि उसने इससे मुनाफा कमाया। कैसे मुनाफा कमाया? अमेरिका ने इस युद्ध में जितना पैसा अपना खर्च किया था, उससे ज्यादा इसे पैसा मिला, जिससे जो कि इसे जर्मनी से, जापान और सऊदी अरब अरेबिया ऐसे देशों से इसे बहुत सारा पैसा मिला। जितने से खर्च किया उससे ज्यादा ही मिल गया, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस दौरान क्या क्या हुआ, फैसला आता है नई विश्व व्यवस्था, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, एक जंग, 100 जंगों की एक जंग, आक्रमण कितने देशों का, संविधान के प्रमुख युद्धों के नाम, फिर इसके जो परिणाम होते हैं वो भी हमने देख लिए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर देखो कोई भी आपका क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे टॉपिक हमारा CIS। तो CIS है क्या एवं इसके उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तब इसके पश्चात इसकी स्थापना होती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, इंग्लिश में कहें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। कब होता है आपको मैंने बताया था, डेट क्या थी, 26 दिसंबर 1991, ठीक है। इस दिन इसका विघटन हो जाता है और उसके बाद ये CIS बनता है। इसमें कुल 12 देश शामिल होते हैं, क्योंकि पहले ये कितने देश का था, 15 देशों का समूह था, लेकिन इसमें से 3 जो देश थे वो यहाँ से क्वाइट कर गए, वो बोले हम इसमें नहीं रहेंगे, हम अपना अलग ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो टोटल 12 देश इस CIS में सम्मिलित थे। CIS के जो संस्थापक देश हैं, इसमें बेलारूस और रूस और यूक्रेन ये मुख्यतः शामिल हैं। तो 3 तो हो गए इसके संस्थापक देश। और वर्तमान में अगर हम एक सेकंड वर्तमान की भी हम बात करेंगे, पहले तो संस्थापक देश कौन से हैं या राज्य, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। इसका जो मुख्यालय है वो बेलारूस में है, कहाँ पे, मिन्स्क में। कहाँ पे, मिन्स्क में। ये विकिपीडिया से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहीं से मैंने आपको इकट्ठी करके यहाँ पे बहुत सारा, मतलब एक अच्छे फ्लो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। CIS के कार्य की अगर हम बात कर लें तो ये कार्य जिस आधार पे करता है वो होता है इसका CIS चार्टर। तो CIS का अपना एक चार्टर है, उसके हिसाब से ये अपने कार्यों को अंजाम देता है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 3 तो पहले ये हैं, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। उसके बाद इसमें आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा। अब देखो देशों को याद करने की ट्रिक बताऊं, एक तो बेलारूस, रूस, यूक्रेन, सिंपल से नाम है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हो, कज, तुर्क, ताज, उज्बे और किर्ग, इस तरीके से आप याद कर लोगे। बाकी का ये जो किस्तान है ये आप लगा देना ऐसे ही। कौन कौन सा, कज यानी कि कजकिस्तान, तुर्क में यानी कि तुर्कमेनिस्तान, तजिकी यानी ताजिकिस्तान, उज्बे यानी कि उज्बेकिस्तान, किर्गी यानी किर्गिस्तान, इस तरीके से। फिर अजरबैजान है, मोल्दोवा, इस तरीके मोल्दोवा। अब यहाँ पे समझिए इसके उद्देश्य। तो कोई भी संगठन हो उसके उद्देश्य बेसिकली एज इट इज सेम होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला उद्देश्य किसी भी, चाहे आप यहाँ पे आप यूरोपीय यूनियन की बात कर लो, यहाँ पे आप आसियान की बात कर लो, यहाँ पे आप ब्रिक्स की बात कर लो, जितने भी संगठन होते हैं उनका मुख्यतः जो भी उद्देश्य है वो एक ही होता है। एक तो क्या, आपसी एकता एवं विश्वास को बनाए रखें, आपसी मतभेद जो हैं उनको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाए, शांति व्यवस्था को कायम किया जाए, व्यापार नीतियों को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए देश है, और हमें कम से कम हथियार रखने चाहिए, यानी कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, और युद्ध जैसी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को हमें खत्म करना चाहिए। तो कोई भी संगठन हो उसके उद्देश्य में आप ये 6 पॉइंट जो है, आपसे एकता, विश्वास बनाए रखना, शांति स्थापना करना, मतभेदों को बातचीत के द्वारा सुलझाना, व्यापार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, निशस्त्रीकरण को कम करना, मतलब निशस्त्रीकरण शस्त्रों को कम करना, और फिर युद्ध जैसी स्थिति को टालना एक तरीके से, ठीक है। तो ये किसी भी संगठन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो CIS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप हमें मैसेज कर सकते हो इस पे, और क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना।
अगला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे हमारा अरब क्रांति के बारे में। तो हमें सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अरब क्रांति के शुरुआती पहलू तथा इसके बढ़ने के कारण बताइए। सिंपल सी बात है भाई, अरब क्रांति की जो घटना है उस घटना को हमें पूरा करके यहाँ पे समझाना है बस, और कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अरब क्रांति की घटना को हमें समझाना है पूरी की पूरी। बस अगर इसको थोड़ा घुमा के पूछेगा तो उसके शुरुआती पहलू, उसके बढ़ने के कारण पूछ लेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी इसमें देखो इसके उद्देश्य परिणाम, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा। तो इसकी शुरुआत होती है बेसिकली अरब क्रांति की शुरुआत के पहलू में एक व्यक्ति है मोहम्मद बावजी जी। मोहम्मद बावजी जी, इसकी एक अहम भूमिका होती है जो कि ट्यूनिशिया से होता है। अब ये ट्यूनिशिया क्या है, तो अरब क्रांति की जो शुरुआत होती है वो इसी ट्यूनिशिया से होती है। ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे राज्य हैं, इसी तरीके से मतलब एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, तो उसी तरीके से अफ्रीका के महाद्वीप है उसमें एक छोटा सा देश है ट्यूनिशिया। तो बेसिकली देखो ये जो मोहम्मद बावजी जी होते हैं, इनका जन्म होता है 29 मार्च 1984 को। इनका परिवार काफी गरीब होता है और इनके पिता की जो मृत्यु है जब ये 3 साल के होते हैं तभी इनके सर से इनके पिता का साया उठ जाता है। लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना फल बेचने का काम शुरू कर दिया था, और जब ये फल बेचा करते थे तो इन्हें अपने लिए एक स्थायी दुकान की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, टाउन हॉल के पास में, ट्यूनिशिया में एक टाउन हॉल था जहाँ पे ये रहते थे, तो उस टाउन के हॉल के पास में एक दुकान के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया हुआ था, लेकिन लाइसेंस के आवेदन के लिए इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। ये एक इनकी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक दिन ये उसी जगह पे फल बेचने के लिए गए जहां पे ये पहले बेचा करते थे, लेकिन आज वहां पे कोई और व्यक्ति फल बेच रहा था। तो ये उनकी दूसरी प्रॉब्लम हो गई। एक तो लाइसेंस नहीं मिला, अनुमति नहीं मिली, दूसरी जहां पे फल बेचते हैं वहां पे कोई और व्यक्ति आ गया है। तो उन्होंने फिर पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका साथ नहीं दिया। ये इनकी तीसरी प्रॉब्लम हो गई। चौथी कि साथ नहीं दिया वो तो चलो बात समझ जाती है, लेकिन इनके साथ में जबरदस्ती की, क्या इनका सामान छीन लिया, इन्हें मारा पीटा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो ये 4-5 चीजें आप इनके बारे में याद रखोगे। ठीक है, अब जब ये पुलिस के रवैये से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर दुखी होने की वजह से इन्होंने अपने ऊपर कैरोसिन अर्थात मिट्टी का जो तेल होता है उसे छिड़क लिया और खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लिया, यानी कि इन्होंने खुद की आत्महत्या कर ली आग जलाकर मिट्टी के तेल से। ठीक है, अब ये जो पूरी घटना थी पुलिस के रवैये के साथ में और इनके आग लगाने की घटना, इसका एक वीडियो बना लिया इनके चचेरे भाई ने। ठीक है, कई स्रोत जो है वो बताते हैं इनके चचेरे भाई का नाम था बेन अली। ठीक है, और कई स्रोत कुछ अलग बताते हैं, तो इसलिए मैंने नाम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा यहाँ पे चचेरे भाई का चचेरा भाई बताते हैं। ठीक है, तो इनके चचेरे भाई ने इस घटना का वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिए, तो इसने क्या किया, इसे डाल दिया फेसबुक पे। तो आजकल तो आपको पता ही है सोशल मीडिया कभी भी किसी को भी फेमस कर देता है, लेकिन जो ऐसी घटना हो जो किसी देश के संबंध में, किसी देश की सरकार के संबंध में, तो दो चीजें होती हैं, या तो वो इतनी ज्यादा फेमस होगी कि गवर्नमेंट खुद आपको सराहना देगी, या तो वो इतनी ज्यादा हेटर्स होगी कि लोग आपको खुद हेट देंगे। लेकिन ये क्या हुई, ये लोगों तक पहुंची तो, लेकिन ये किसके खिलाफ थी, गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो सोशल मीडिया पे डाल दी और ये देखते ही देखते बहुत ही जल्द वायरल भी हो गई। तो यहाँ पे हो गई है अरब क्रांति की शुरुआत। ठीक है, ये अरब क्रांति का है शुरुआती पहलू, जब मोहम्मद बावजी की मृत्यु होती है, वीडियो वायरल होता है। अब इस वीडियो वायरल होने के बाद ही यहाँ पे शुरुआत होती है अरब क्रांति के बढ़ने की। तो सबसे पहला यहाँ पे कारण देखेंगे अरब क्रांति आगे क्यों बढ़ती चली गई। तो सबसे पहला कारण है यहाँ के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अली बिदिन बेन अली। ठीक है, तो ये जो थे वो 1987 से शासन कर रहे थे और इनका शासन एक तानाशाह शासन था, यानी कि इनकी सरकार जो थी वो तानाशाही वाली सरकार थी, क्योंकि यहाँ पे ना तो जनता को विरोध करने का अधिकार दिया हुआ था, मीडिया जो थी वो सरकार के ऊपर कुछ भी दिखा नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, यानी कि सेंसरशिप लगा रखी थी, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, इन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता था, सरकार तथा पुलिस जो थी इनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं था, प्रशासन का रवैया इवन लोगों के साथ अच्छा नहीं था, वो उनके कार्य नहीं करते थे, बस गए दफ्तर में बैठे रहे चले आए, कोई भी कार्य वगैरह नहीं करते थे। तो ऐसे में भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये भी कारण थे इसके। फिर इसमें इन्हीं कारणों में एक बहुत बड़े घी, जैसे होता है ना हवन कुंड में घी के लौ के काम किए, तो वो काम किया मोहम्मद बावजी जी की मृत्यु ने। राष्ट्रपति के शासन, तानाशाही सरकार और ये जितने भी कारण थे इन सभी की वजह से, और प्लस में मोहम्मद बावजी जी की मृत्यु के वीडियो को देखकर लोगों ने सरकार का यहाँ पे विरोध करना तेजी से शुरू कर दिया। और जब विरोध करना शुरू किया तो सरकार के द्वारा ऐसा तो है नहीं कि विरोध को देखते रहेंगे, तो उन्होंने भी इस विरोध को दबाने का यहाँ पे बहुत प्रयास किया, लेकिन
वो इसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि उसने बहुत सारे लोगों को धमकियां भी दी, गोलियां भी चलवाई, जिस बीच बहुत लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी वो इसे पूरी तरीके से दबाने में नाकामयाब रहे। और लोग जो थे वो रोजाना प्रदर्शन में जुड़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों ने प्रदर्शन में तो जुड़ना शुरू कर ही दिया था, साथ ही साथ उन्होंने और भी ज्यादा हड़तालें और भी क्षेत्रों में करनी स्टार्ट करती थी। जनता ने अपने काम वाम छोड़ दिए, अध्यापक, टीचर्स, वकील, इन सभी ने अपनी वकालत, पढ़ाई वगैरह छोड़ के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। जिसके बाद राष्ट्रपति ने देश में लगा दिया कर्फ्यू, लेकिन अभी भी ये आंदोलन चलते रहे। और जब देश में कर्फ्यू लगा दिया फिर भी आंदोलन चलते रहे, तो फाइनली यहाँ पे ट्यूनीशिया की जो सेना थी उसने देखा कि भाई अब जो है ये शासक इतना प्रभावशाली नहीं रहा है, तो उसने भी अपना समर्थन जो है राष्ट्रपति से खींच लिया। अर्थात सेना ने राष्ट्रपति बेन अली का यहाँ पे कोई भी साथ नहीं दिया। तो इसके पश्चात राष्ट्रपति का शासन खत्म होता है। और जब राष्ट्रपति का शासन खत्म होता है फिर यहाँ पे कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जनवरी 2011 को। तो इनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में आप लोग शामिल होते हैं, क्योंकि देखो अंतिम संस्कार में 2 लोगों में ज्यादा लोग शामिल होते हैं। एक तो वो जो अभी हम बेन अली की बात की है, एक तो वो जो बहुत ज्यादा अच्छे हो या फिर बहुत ज्यादा बुरे हो, यही 2 लोग हैं। साधारण में तो वही कुछ लोग जाते हैं जान पहचान, ठीक है। तो अरब क्रांति का शुरुआती पहलू क्या था ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर अरब क्रांति के बढ़ने के कारण क्या थे और इन बढ़ने के कारणों के साथ में ये किस तरीके से सफल हुई ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा कि अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे। ये जो अरब क्रांति हमने पढ़ी अभी अभी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले। तो देखो पहले तो अरब स्प्रिंग के उद्देश्य समझो। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि ये जो तानाशाही और भ्रष्टवादी सरकार थी इससे जनता को निजात दिलाना चाहते थे, यानी कि इसे खत्म करना चाहते। राजतंत्र एक तरीके से राष्ट्रपति शासन करता था, तो ये जो राजतंत्र था इसे खत्म करना चाहते थे और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। मानवाधिकार हनन रोकना, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे थे जिससे कि उनके अधिकार को संरक्षित किया जाए, अर्थात मानवाधिकार का हनन हो रहा था, तो उनको हनन को रोकने के लिए। गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि जहां पे भ्रष्टाचार है, सरकार तानाशाही है, वहां पे गरीबी और बेरोजगारी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना था। एक सिंपल सी लाइन में हम ये कहें तो लोगों को एक विकसित और सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करना ही इस अरब स्प्रिंग का उद्देश्य रहा था। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य। तो चलो भाई अरब स्प्रिंग का उद्देश्य हो गया। अब इसके बाद इसके परिणाम क्या निकले। तो अरब स्प्रिंग के परिणाम देखो, सबसे पहला तो ये कि ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये केवल एक ही देश तक पूरी तरीके से सफल हुई। कौन सी? ट्यूनीशिया। क्योंकि अरब स्प्रिंग जो था वो आपने देखा होगा अफ्रीका के कई देशों के साथ में, ट्यूनीशिया, लीबिया, सीरिया, मतलब ऐसे बहुत सारे देश थे जहां पे ये फैल गई थी। ठीक है, तो केवल ये ट्यूनीशिया में हुआ। वहीं लीबिया हो गए, सीरिया हो गए, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं तबाह हो गए थे इस अरब स्प्रिंग के वजह से। कुछ देशों में सैन्य शासन खत्म हुआ तो कुछ देशों में सैन्य शासन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अरब और अन्य देशों ने स्थिति को अपनी बड़ी समझदारी से संभाला, नहीं तो ये भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या है, अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। तो अरब जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित 2 ही क्वेश्चन बनेंगे हमारे कि शुरुआती पहलू या फिर इसके घटनाक्रम को समझाओ, कारण बताओ, सारी चीजें, अरब स्प्रिंग के उद्देश्य और इसके जो परिणाम है ये समझाओ। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे अभी तक 18 मिनट हो चुके हैं। अभी हम आने वाले 6 से 7 मिनट में जो हमारा एक और टॉपिक है अफगानिस्तान संकट, इसके बारे में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अफगानिस्तान संकट क्या था ये हमें समझाना है। सोवियत संघ के हस्तक्षेप तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी कि अफगानिस्तान संकट था क्या और इसमें सोवियत संघ ने हस्तक्षेप जो किया उसकी प्रक्रिया को समझाना है और इसका क्या प्रभाव पड़ा सोवियत संघ पे ये भी समझाना है। ठीक है, तो पहले अफगानिस्तान के थोड़े से हम परिचय की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अफगान, दूसरा है स्थान, अर्थात अफगानों की भूमि। ठीक है, अफगानिस्तान का मूल शब्द क्या है? अफगानों की भूमि। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है, लेकिन इसकी भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, जिसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पे नदी जो है वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है तो लेकिन बहुत कम मात्रा में। और यहाँ पे कई सारी पर्वतमालाएं हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में तजाकिस्तान में स्थित एक हिंदू कुश पर्वतमाला है। और एक चीज और ये भी है, मैं ये भी बता देता हूँ कि अफगानिस्तान
और पाकिस्तान, इसके बीच में ना एक लाइन है जिस लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। क्या वो कहते हैं? डूरंड लाइन, जो कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है डूरंड लाइन, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को मैं थोड़ा डीपली आपको समझा रहा हूं ताकि आप ध्यान से समझ सको। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब ये आजाद होता है अफगानिस्तान, तो आजादी के बाद अफगानिस्तान का जो शासन होता है वो काफी अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि कई शासक आते हैं चले जाते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक राजा की। इस राजा ने लगभग 40 सालों तक यहाँ पे शासन किया था। क्या नाम था इसका? राजा मोहम्मद जाहिद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद जाहिद शाह। तो मोहम्मद जाहिद शाह कौन थे? बेसिकली इनका जन्म 15 अक्टूबर 1914 को हुआ था, मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 1907 को। आप इतना याद रख लो, 1914 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 2007 में। इन्होंने 33 से लेके 73 यानी कि तकरीबन 40 सालों तक शासन किया। अब इन्होंने, मोहम्मद जाहिद शाह ने अपने शासन काल के दौरान कई सुधार किए, जैसे कि ये महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहते थे, उनको नौकरियों में अवसर वगैरह देना चाहते थे, जिनके लिए सुधार भी कर रहे थे। जनता को और अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना चाहते थे, साथ ही साथ जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें सुधार करना चाहते थे। ठीक है, इन सुधारों को देखते हुए और एक टाइम पे ये जब अफगानिस्तान से बाहर होते हैं तो इन्हीं के परिवार से जो व्यक्ति थे एक दाऊद खान, इन्होंने इसकी सत्ता हटिया ली। तो बेसिकली 1973 में जब मोहम्मद जाहिद शाह अफगानिस्तान देश में नहीं होते हैं, वो कहीं गए हुए होते हैं यात्रा पे, तब यहाँ पे इनके जो परिवार के सदस्य होते हैं दाऊद खान, इन्होंने इनकी सत्ता हटा दी और खुद को सत्ता पर कायम कर दिया। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाए। 1978 में ठीक 5 साल बाद इनकी जो सत्ता थी वो भी हट गई। फिर यहाँ पे आई कम्युनिस्ट पार्टी, तो दाऊद खान का तख्ता पलट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर यहाँ पे शासन चलाना शुरू कर दिया। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने जो सुधार हो रहे थे उसका विरोध किया और उसे खत्म कर दिया। जैसे कि पार्टी ने भूमि सुधार जो कानून बनाए गए थे उनका विरोध किया और वहां के मतलब कि बेसिकली देखो, मोहम्मद जाहिद शाह जो सुधार करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने उन सुधारों को और ज्यादा आगे बढ़ाया और साथ ही साथ भूमि सुधार जितने भी कानून थे उन्हें और ज्यादा मजबूत किया। तो जनता यहाँ पे भड़क गई और उसने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और संघर्ष करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ से हो जाती है अफगानिस्तान संकट की शुरुआत, मोहम्मद जाहिद शाह के शासन काल से। ठीक है, सुधार हुए, उसके बाद सैनिक तख्ता पलट, मतलब जो अलग अलग शासक आते हैं, उसके बाद जो सुधार होते हैं उनका जनता के द्वारा विरोध किया जाता है। फिर इस विरोध के संबंध में ही यहाँ पे आता है अफगानिस्तान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप 1979 से 89। तो ये जो आपने अभी विरोध देखा सुधार के बारे में जनता का, तो इसी विरोध के संबंध में यहाँ पर पीडीपीए यानी कि जो पार्टी थी, इसने यूएसएसआर से मदद मांगी कि आप मदद करो, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बेसिकली एक गिरई जैसी स्थिति बन रही है, तो आप हमारी मदद करो। तो यूएसएसआर ने इसकी मदद भी की थी। ठीक है, अब यूएसएसआर ने यहाँ पर जो हस्तक्षेप किया वो किया था 24 दिसंबर 1979 में। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, याद रखना। ठीक है, 24 दिसंबर 1979 में किया था। और यहाँ पे 40वीं सोवियत आर्मी, देखो सोवियत की कई सारी आर्मी होती हैं, तो उसमें से सोवियत की जो 40वीं आर्मी थी, इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और सोवियत के जो नेता थे लियोनिद बेंजामिन के द्वारा शुरू किए गए। सिंपल सी बात है भाई कि सोवियत के जो नेता थे लियोनिद बेंजामिन, इन्होंने क्या किया था, अपने शासनकाल में 40वीं सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में भेजी और हस्तक्षेप किया। लेकिन ये जो हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में, इससे इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी एवं इसका विरोध भी किया गया। अफगानिस्तान के लोगों ने खुद किया इसका विरोध, जितने भी मुस्लिम देश थे उन्होंने भी किया, इवन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ ने भी सोवियत संघ का विरोध किया, अमेरिका ने भी इसका विरोध किया। तो लेकिन फिर भी सोवियत संघ नहीं माना। इतने विरोध होने के बावजूद भी इसने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पे अपने कब्जे जमा लिए थे। ठीक है, तो हस्तक्षेप करते हैं 40वीं सोवियत आर्मी के नेतृत्व में, मतलब सोवियत आर्मी कब करती है, जो नेता होते हैं सोवियत के लियोनिद बेंजामिन, इन्होंने अपनी 40वीं आर्मी भेजते हैं 24 दिसंबर 1979 को, वहां पे हस्तक्षेप करके यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। इससे पहले इसका हस्तक्षेप का विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन ये नहीं माना और कब्जा करता चला गया। ठीक है, अब इस संबंध में यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, एक शब्द आ जाता है मुजाहिदीन। ये कौन थे? तो यूएसएसआर के खिलाफ जो विद्रोही लड़ रहे थे वो जब एक साथ इकट्ठे हुए
और इन्होंने इससे जब धार्मिक युद्ध का कैसा युद्ध की यूएसएसआर को अफगानिस्तान से मार भगाकर फेंकना, इसे धार्मिक युद्ध कहा गया। तो इसमें जो लोग शामिल हुए उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। सिंपल सी बात है, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को मुजाहिदीन कहा गया, सिंपल। ठीक है। समर्थन, ये जो मुजाहिदीन लोग थे इनका समर्थन किया गया किसके द्वारा? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, मुस्लिम देश, इन्होंने क्या किया? मुजाहिदीनों का समर्थन किया और इनको मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें आर्थिक तौर पे और सैन्य तौर पे इन्हें मदद भी प्रदान की थी। और ये जो मुजाहिदीन हुआ करते थे ये बेसिकली एक युद्ध की नीति लड़ा करते थे जिसे कहते थे गुरिल्ला युद्ध। इसका मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी युद्ध होती है जिसमें पीछे से छिपकर पत्थरों के नीचे, पेड़ के ऊपर, जमीन के नीचे गड्ढे खोद के ऐसे छुप के अपने दुश्मन पर घात लगाए रखते हैं और फिर जब आता है तब उस पर वार कर देते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप कब किया जाता है? 24 दिसंबर 1979 को। इसका विरोध भी किया जाता है लेकिन फिर भी ये शहरों पर कब्जे करता रहता है। मुजाहिदीन सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को कहा जाता था। इन मुजाहिदीनों का कई देशों ने समर्थन किया। ये मुजाहिदीन गुरिल्ला युद्ध की पद्धति जानते थे और उसी युद्ध में उसी पद्धति में युद्ध लड़ा करते थे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो 1985 में हमें पता है कि 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सीपीए पार्टी के एक तो महासचिव रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे। तो इन्होंने 1985 में महासचिव जब ये बने थे तो इन्होंने सुधारों को लागू किया और सुधारों को लागू करते हुए इन्होंने सोवियत संघ की जो सेना थी उसे 1989 में वापस बुला लिया। ठीक है। और ये कहा कि यूएसएसआर अपने आने वाले भविष्य में कभी भी बेवजह किसी दूसरे देश में अपनी सेना नहीं भेजेगा क्योंकि वो खुद यहाँ पे गरीब होता जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो एक दशक तक चले इस युद्ध ने लाखों अफगानों को अपना जो राष्ट्र है उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और ईरान में शरण लेने को मजबूर किया। लाखों की संख्या में अफगानी मारे गए। देखो यहाँ पे इस युद्ध के परिणाम में हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला तो क्या कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ठीक। उसके बाद यूएसएसआर के जो कई सैनिक थे वो इसमें मारे गए। साथ ही साथ अफगानी जो कई लाखों की संख्या में अफगानी जो थे उन्हें अपना राष्ट्र छोड़ना पड़ गया था। उन्हें शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान, ईरान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक तरीके से आप पता है क्या कर सकते हो? जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, इंडिया का, ठीक है, और जो पीओके का विभाजन हुआ था, यानी सिंपल सी बात है भारत का विभाजन, तो इसमें जो इसके परिणाम निकले थे वो 2-3 परिणाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी के रूप में रहने लगे और धर्म के नाम पे एक जगह से दूसरी जगह मारा जाने लगा था और युद्ध की वजह से कई हजार सैनिक मारे गए, कई नागरिक मारे गए और मानवाधिकारों का हनन हुआ। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे जो पॉइंट देखे थे, पहला हमारा जो क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, जनता सरकार का विरोध कर रही थी, मानवाधिकार का उल्लंघन, और ये सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे, सिंपल सा है। ठीक है ना? आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा अफगानिस्तान में यूएसएसआर के इस पॉइंट का खात्मा, यानी कि ये पॉइंट भी हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान संकट क्या था और इस संबंध में हमारा जो पूरा का पूरा पॉइंट है वो क्या था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सेकेंड, अब दोबारा से जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उससे एक बार देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक थे, नए टॉपिक्स कौन कौन से, अफगानिस्तान संकट, ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गए पेन, हाँ, अफगानिस्तान संकट, खाड़ी युद्ध, सीआईएस, अरब स्प्रिंग। तो सबसे पहले हमने प्रथम खाड़ी युद्ध कैसे इसका वर्णन किया है, क्या प्रक्रिया रही थी, इसके क्या परिणाम निकले थे, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और फिर हमने दूसरा टॉपिक सीआईएस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। ये सीआईएस की विशेषताएं हैं और ये इसके उद्देश्य थे। फिर हमने यहाँ पे अगला टॉपिक अपना डिस्कस किया था अरब स्प्रिंग का जो शुरुआती पहलू है, यानी कि मोहम्मद बाबूजी जी की मृत्यु से पहले का, उसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बढ़ने के क्या कारण थे और उसके पश्चात विद्रोह कैसे हुआ और ये कैसे आगे बढ़ता चला गया। अरब स्प्रिंग के क्या यहाँ पे उद्देश्य थे, क्या यहाँ पे इसके परिणाम निकले, वो भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। देन सबसे आखिरी टॉपिक हमने देखा अफगानिस्तान संकट क्या था। तो अफगानिस्तान संकट के बारे में जो शुरुआती पहलू था वो क्या था, यहाँ पे सरकार जो थी उसने किस तरीके से सुधार की, जनता के द्वारा विरोध किया गया। फिर यहाँ पे यूएसएसआर से जब हस्तक्षेप मदद मांगी गई तो यूएसएसआर ने अपना हस्तक्षेप किया, इसका यूएसएसआर का कैसे विरोध किया गया, मुजाहिदीन कौन थे, इनका समर्थन कैसे हुआ, गुरिल्ला युद्ध क्या था, ये हमने समझ लिया। फिर मिखाइल गोर्बाचेव ने सेना को वापस बुलाया, युद्ध के क्या परिणाम निकले, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है।
तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे अब 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 29 मिनट 50 सेकंड है बेसिकली। तो 30 मिनट के अंदर हमने न्यू टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, सोशल मीडिया, इसे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हो, जैसे ही हम टाइम मिलेगा हमें, वैसे ही हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।